हेलो फ्रेंड्स। ये है विजन आईएएस की जनवरी मंथ की मैगज़ीन, जिससे कि हम टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे एंड काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ और काफ़ी इजी वे में। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुडिशियल एक्टिविज्म इन जुडिशियल ओवररीच। तो पहली बात आती है कि ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में क्यों था, राइट। सो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी मंथ में क्या किया था, जो 3 फार्म्स लॉज थे उसके इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे लगा दिया था कि अभी अभी ये लागू नहीं होंगे। ऐसा नहीं कहा कि ये बाद में भी लागू नहीं होंगे, दैट मीन्स कि उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए कहा कि ये अभी लागू नहीं हो सकते। तो इसलिए कुछ लोगों ने जो जुडिशरी का जो ये ऑर्डर था उसको एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के नज़रिए से देखा। ओके, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। फिर बात आती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच क्या है, राइट। उससे पहले ही समझने की बात है, हमें पता है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है लॉ को, ठीक है, उन पॉलिसीज़ को जो लेजिस्लेचर बनाते हैं। जुडिशरी क्या करती है, जो वो लॉ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। ओके, देन उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। एक्चुअली जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, एक जुडिशियल फिलॉसफी है। क्या है, जुडिशियल फिलॉसफी है। इसमें जो जुडिशरी है काफ़ी एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, हम यूँ कह सकते हैं। एक्टिव फॉर्म में आ जाती है मतलब इतनी एक्टिव हो जाती है क्योंकि हमें पता है जुडिशरी का काम होता है जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनको देखना कि अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उनको डिक्लेयर कर देना नल एंड वॉइड। बट इसमें काफ़ी एक्टिव फॉर्म में आ जाती है कि वो जो अदर अथॉरिटीज़ हैं, जो अदर ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है, उनको डायरेक्ट करती है कि उनको इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और जो एग्जीक्यूटिव है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में भी उसको डायरेक्ट करती है कि उसको किस तरह क्या करना चाहिए। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ऐसे काफ़ी इंस्टेंस हुए हैं ऐसे, मतलब जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशरी ने किया है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें, सो यहाँ पे जो जुडिशरी है उसने सेंटर को एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करते हुए कहा कि जो ड्रॉट्स की प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लिए उनको न्यू पॉलिसी बनानी चाहिए। और ऐसी ही हमें पता है जो एनपीए की प्रॉब्लम है, एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनकी प्रॉब्लम हमें पता है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए भी जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करते हुए सेंटर को डायरेक्ट दिया, मतलब कि एक तरफ से कहा कि उनको क्या करना चाहिए, एक पैनल बनाना चाहिए फॉर द बैड लॉन्स, ताकि वो बैड लॉन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इस तरह से जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ किया है। अब बात आती है जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, इट इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसका एक्सट्रीम फॉर्म होता है। जुडिशियल ओवररीच में जो जुडिशरी है वो काफ़ी आर्बिट्री और अनरीजनेबल इंटरवेंशन करती है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, लेकिन जुडिशियल ओवररीच में क्या है, जुडिशरी जो होती है वो खुद लॉ बनाने लग जाती है, या फिर जो भी उनका लॉ होता है उसको क्या इनवैलिड करार दे देती है। जैसे कि अभी हम देखें कि जुडिशियल ओवररीच का जुडिशरी ने कहाँ यूज़ किया है। तो जुडिशरी जो जज का अपॉइंटमेंट था, ठीक है, उसके लिए क्या बनता है, कोलेजियम बनता है। तो उसमें जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव को डिनाई कर दिया कि एग्जीक्यूटिव रोल उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे उसने जुडिशियल ओवररीच का यूज़ किया है। उसके बाद दूसरी पावर आती है, उसने जो सेकेंड टाइम उसका यूज़ किया है, हम ये कह सकते हैं जो नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट 2014 में बना था उसको उसने इनवैलिडेट करार दे दिया। दैट मीन्स कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या इस तरह से कि वो इनवैलिडेट करा दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया उसको उसने कैसे इनवैलिडेट करार दे दिया। तो इस तरह से जुडिशियल ओवररीच होता है। और हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, कि इनकी जो पावर है एक दूसरे से सेपरेट हो, ताकि वो कहीं पे इंटरमिंगल नहीं करे। दैट मीन्स कि कहीं पे ऐसा अपॉइंट ना हो कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर की वो है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी बात तो कही गई है, लेकिन वो एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है, राइट। काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ पे वो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, राइट। जैसे कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 140, ये जो है ये बता रखा है कि यहाँ पे कैसे वो ओवरलैप करता है। और ये जो आर्टिकल्स है ये अभी यहाँ पे ये बता रखे हैं कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है नेसेसरी है, बट एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है, राइट। फिर हम नीचे आते हैं, तो हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच। अभी तो ये पढ़ लिया क्या होता है, अब इसके कॉजेज पढ़ते हैं।
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एसिमेट्री ऑफ पावर। एसिमेट्री ऑफ पावर कैसे, हमें पता है 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बट जुडिशरी इसमें सबसे मोस्ट पावरफुल होती है क्योंकि उसके पास पावर है कि वो जो जुडिशरी जो लेजिस्लेचर का लॉ है, एग्जीक्यूटिव का एक्शन है, उसको नल एंड वॉइड स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो यहाँ पे जो पावर है वो बैलेंस नहीं है तीन ऑर्गन्स के बीच में, एसिमेट्री ऑफ पावर है, राइट। ऐसी है। तो जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो है PIL। PIL क्या होता है, द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। इसमें क्या होता है, जब PIL इंट्रोड्यूस हुआ, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई का जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हटा दिया। अब बात आती है कि लोकस स्टैंडाई क्या होता है, राइट। इसका मतलब होता है जो अफेक्टेड पर्सन है, जिसको दिक्कत है, वही कोर्ट में अप्रोच करेगा लीगल रेमेडी के लिए कि उसको ही क्या चाहिए, न्याय चाहिए। लेकिन लोकस जब से जो PIL का जो कंसेप्ट है, ठीक है, PIL का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसने लोकस स्टैंडाई का जो कंसेप्ट है वो हटा दिया। मतलब PIL में लोकस स्टैंडाई का कंसेप्ट नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, PIL जो है वो फाइल कर देते हैं। PIL में क्या करते हैं लोग, PIL के तहत सोसाइटी के पास एक पावर होती है, ठीक है। अगर वो कहीं पे इनजस्टिस देखते हैं तो उनके पास पावर है कि वो सीधे कोर्ट में जाके PIL कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वही पीड़ित है तभी करेंगे, कोई और पीड़ित है, कोई और पर्सन उसे अफेक्टेड है तो वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो PIL का ये होता है। तो PIL जो है, ठीक है, वो डिमांड करता है, जिसकी वजह से ये डिमांड करता है कि जुडिशियल इंटरवेंशन ज़रूरी है टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ें फोर्स करती है कि जुडिशरी का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है अप्रोच ऑफ द ऑर्गन्स। ओके, लेक्स एडिशियल अप्रोच ऑफ द ऑर्गन, दैट मीन्स कि जो हमारी जो अदर ऑर्गन्स है, राइट, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, वो काफ़ी लेजी कह सकते हैं एक तरफ से। उनकी इनएफिशिएंसीज, उनके करप्शन, डिले, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब जो कॉजेज हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या है, गवर्नेंस में क्या है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम को कंप्लीट करने के लिए जुडिशियल इंटरवेंशन ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो मतलब कि नॉन रिस्पॉन्सिव, काफ़ी डिले होते हैं वर्क, ठीक है, जिसे हम रेड टैपिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड तो सुना ही होगा। तो क्या होता है, उसके जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिलअप करने के लिए जुडिशरी का इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। तो ये एक अनदर पॉइंट है। फिर कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अदर फैक्टर्स जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन और जो हमारी मीडिया है वो काफ़ी एक्टिव है। जब भी कुछ होता है समाज में, सोसाइटी में, कहीं भी कुछ होता है तो एकदम से लोग काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो अपने राइट को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीपल ऑफ देयर राइट, अपने राइट के बारे में जान रहे हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम बेटर हो रहा है। तो इस तरह से उनको सब कुछ पता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट अमॉन्ग अदर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। अब हम अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, हम उसके बारे में उसको इंपॉर्टेंस देने लगी है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इससे क्या है कि लोग क्या करते हैं, जुडिशियल ओवर रीच और रीज़न दे कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच। दैट मीन्स जो जुडिशरी है, ठीक है, उसका इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट समझते हैं जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रोल में है। तो ये तो फैक्टर्स थे कि क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये फैक्टर्स जो हैं ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि कौन सा ऐसे कंसर्न है, ठीक है, ओवर द जुडिशियल ओवर रीच, क्योंकि इसका एक्सट्रीम फॉर्म है। जुडिशियल एक्टिविज्म से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बहुत अच्छा गुड किया है। गुड मतलब भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है ना, क्योंकि उसने डायरेक्ट किया कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, अपने लिमिट दायरे में रह के उसने इस तरह से डायरेक्ट किया, तो वो कुछ बुरा नहीं है, वो सही है। लेकिन जब जुडिशरी इसका एक्सेस पावर यूज़ करती है, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है, तो उसे हम जुडिशियल एडजुडिसिकेशन के अंदर में काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उसने सोसाइटी के लिए अच्छा किया, ठीक है, जब वो उस लेवल को, उस बाउंड्री को क्रॉस करती है, राइट। तो ऐसे काफ़ी कंसर्न है जिसमें ये चीज़ें हैं। तो इसको नीचे पढ़ते क्या है ये, जब कोई भी चीज़ एक्सट्रीम फॉर्म में होती है तो उससे कुछ ना कुछ तो कंसर्न खड़े होते हैं। तो जुडिशियल ओवर रीच से भी काफ़ी कंसर्न जो है वो राइज हुए हैं, जैसे कि अंडरमाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि हमने अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं है, एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैव देयर ओन ब्रॉड स्फेयर ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पे वो क्या करते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, राइट। जो भी उनकी अथॉरिटी है, राइट।
द पावर वेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 में क्या है, इस पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिसके तहत वो इंटरवेंशन कर सकती है, ठीक है, अदर डोमेन्स में। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ पावर है उसके पास। तो जिससे क्या है, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ दिस पावर, दैट मीन्स कि जुडिशरी इसका आमतौर पे ज़्यादा यूज़ करती है टू इशू द जुडिशियल डिग्री। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो आर्टिकल 142 को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को दिया है, और जिसका जो जुडिशरी है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ करती है, ज़्यादातर यूज़ करती है, जो कि वायलेशन माना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है नेग्लिजेंस ऑफ द चैलेंज फेस बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जब वो अपना डोमेन में वर्क करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी, चैलेंजेस होते हैं जो वो फेस करते हैं। लेकिन जब जुडिशरी के पास कोई भी केस आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो वो क्या करती है, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसको इग्नोर कर देती है कि हाँ ये चैलेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का कोई भी वर्क होता है तो वो डिपेंड करता है 4F पे। 4F होते क्या है, एक होता है फंड, एक होता है उनके फंक्शंस क्या है, उसके लिए फ्रेमवर्क बनाती है, और उसके फंक्शनरी क्या होते हैं। ये 4F को अपने माइंड में रख के कोई भी वर्क करती है। लेकिन जुडिशरी जब पास करती है ऑर्डर, तो वो ये 4F माइंड में रख के नहीं करती है, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ सकता है। और जब इकोनॉमी पे असर पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, लोगों पे भी असर पड़ेगा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या है, कैंसिलिंग द कोल ब्लॉक्स एलोकेशंस एंड स्पेक्ट्रम एलोकेशंस, क्योंकि लोगों ने क्या PIL फाइल कर दी होगी, ओके, तो जिसकी वजह से कोल ब्लॉक्स लोगों ने क्या है कि आजकल लोग एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं, स्पेक्ट्रम एलोकेशंस, तो ये सारी चीज़ों के लिए तो जुडिशरी ने क्या किया, ये कैंसिल कर दिया, जो कोल ब्लॉक्स एलोकेशन थी, ठीक है, और जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन था उनका ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पुअर हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, वो काफ़ी पुअर हो गया। अगर स्पेक्ट्रम सिस्टम अच्छा होता तो क्या होता, तो हमारे पास इंटरनेट एक्सेस होता, जिसकी वजह से हम जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसे और इम्प्रूव कर सकते। ऐसी अगर हमें कोल का भी क्या मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता, तो उससे भी ऐसी हमें मतलब कि हेल्प मिलती। लेकिन अब यहाँ पे जुडिशरी ने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। तो क्या हुआ कि पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेटर होने वाला था, उस पर क्या हुआ, एक तरफ से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा। तो इस तरह से जो जुडिशरी है वो उनके चैलेंजेस जो फेस करती है उसको नेगलेक्ट करती है, ठीक है, यहाँ पे वो इसको चीज़ को नहीं देखती है। तो जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मीन्स जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, या क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन है तो वो पीपल को अकाउंटेबल नहीं होती है। और अगर कोई जुडिशरी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके पास पावर होती है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट, कि हम जो जुडिशरी के अगर वो कुछ भी लॉ वगैरह बनाती है, मतलब कि कुछ भी ऑर्डर पास करती है, तो हम उसका कॉन्टेम्प्ट नहीं कर सकते, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी उसके पास पावर होती है। अगर कोई भी उसको क्रिटिसाइज करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी इज द वन ऑफ द कंसर्न। अब फिर आता है थ्रेट टू द क्रेडिबिलिटी इन द जुडिशरी। अब क्या है, एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव डोमेन। जब वो लेजिस्लेटिव डोमेन में एंट्री करेगी तो क्या होगा, अपहोल्ड द लॉ में बी डिमिनाइज द इमेज ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी की इमेज है इससे उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, कि वो अपने डोमेन से कितना वो कर रही है। इसका वे अहेड क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स थे जहाँ पे जुडिशरी ने ये हाईलाइट किया कि क्या है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट मतलब सेल्फ रिस्ट्रेंट, ठीक है, अब कोई आके तो रिस्ट्रेंट करेगा नहीं, वो खुद को रिस्ट्रेंट कर सकती है, मतलब खुद की लिमिट खुद बांध सकती है कि हमें इतना करना चाहिए। जब वो सुपर लेजिस्लेचर बनती है, जब वो जुडिशियल ओवर रीच करती है, ठीक है, तो उनको उसके लिए क्या करना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट करना चाहिए, खुद की लिमिट खुद तय करनी चाहिए कि हाँ हमें इस दायरे तक नहीं जाना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, राइट। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म इज एप्रोप्रिएट व्हेन इट इज़ अ डोमेन ऑफ लेजिटिमेट जुडिशियल रिव्यू। हमें पता है जुडिशियल रिव्यू जो है उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये लेजिटिमेट है, लीगल होगा जुडिशियल रिव्यू अगर वो क्या जुडिशियल एक्टिविज्म के हेल्प से करती है, मतलब कि अपने दायरे में रह के अगर लोगों को न्याय दिलाती है तो काफ़ी बेटर है। बट अगर वो उससे बाहर आके मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म का ओवर यूज़ करती है, एक्सेसिव यूज़ करती है, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच, तो वो सही नहीं है, ठीक है, वो नॉर्म सही नहीं है, मतलब वो काफ़ी कंसर्न करेगा। तो यही है वे अहेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।